ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं बिहार तक में बिहार किसका। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा अब होने ही वाली है और सबके मन में सवाल है कि बिहार किसका होगा, बिहार में जीत किसकी होगी। तो बिहार के चुनावी माहौल पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एस इंडिया स्ट्रैटेजीज के संस्थापक और पोलस्टर, राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ तिवारी। अमिताभ जो है पिछले 10 दिन से बिहार में घूम के आए हैं, एक कोने से दूसरे कोने तक, हर कोने को उन्होंने बिहार के छाना है और उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है जिसमें हर क्षेत्र का अलग अलग उन्होंने जानकारी दी है कि किस क्षेत्र में कौन सा दल, कौन सा गठबंधन आगे हैं। तो उस पर हम सिलसिलेवार बात करेंगे। अमिताभ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर, नमस्ते। तो पहली बात तो ये है कि जो आपकी जो बड़ी तस्वीर है, आपने बिहार को 10 क्षेत्रों में बांटा है। जैसे कि आपने अपने रिपोर्ट में भी लिखा है कि 9 क्षेत्र हैं, लेकिन आपने उसमें भोजपुर को जोड़ा हुआ है। तो हम जब क्षेत्रों में एक एक करके बात करने से पहले मैं समझना चाहता हूं कि आप ये कह रहे हैं कि जिन क्षेत्रों में पिछली बार महागठबंधन को बढ़त थी, जो वो बढ़त उनकी इस बार कम हो रही है, और दूसरे क्षेत्रों में मतलब पूर्णिया में उनकी बढ़त इस बार होगी, मुंगेर में होगी और भागलपुर डिवीज़न में होगी। ये आपका कहना है कि उनकी सीटें कम हो सकती है मगध क्षेत्र से और भोजपुर क्षेत्र से और कुछ हद तक पटना से। तो ऐसे में चुनाव कहाँ खड़ा है? अगर ये हम अभी जब रीजनल एक एक रीजन पे एक एक करके आएंगे, लेकिन मोटे तौर पे फिर चुनाव कहाँ खड़ा है अभी जब कि नवंबर में मतदान होना है? चुनाव सर जैसा पिछली बार था वैसे ही खड़ा है। मार्जिनल एज है एनडीए को। पिछली बार तीसरे फोर्स के रूप में लोजपा थी, इस बार जनशक्ति स्वराज पार्टी है। और मोस्टली जो वोट ब्लॉक्स हैं दोनों ही गठबंधनों के लार्जली फिक्स्ड हैं। जैसे महागठबंधन का एमवाई प्लस कांग्रेस थोड़ा अपर कास्ट और दलित समाज का वोट लेकर के आती है टेबल पर, उसी तरह से एनडीए में कुर्मी कोइरी ईबीसी एंड जेडीयू का वोट बैंक प्लस अपर कास्ट प्लस महादलित्स और पासवान समाज का वोट बैंक। तो लार्जली वोट ब्लॉक्स फिक्स्ड है, इसमें कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। और हर सीट पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो है, कास्ट अरिथमेटिक जो है, वो लार्जली फिक्स होगी जब तीनों ही मेन दल, तीनों ही मुख्य दल जो हैं वो अपना अपना कैंडिडेट अनाउंस कर देंगे। तो लोग अब एक तरह से आप समझ लें कि कैंडिडेट के अनाउंसमेंट का वहां पर इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद और क्लैरिटी आएगी, क्योंकि उसके बाद ही जो कास्ट की गणित है उस सीट की जो है वो फिक्स होगी, सील होगी। अमिताभ, सबसे पहले हम सीमांचल से बात शुरू कर लेते हैं, जो कि पूर्णिया को आपने डिवीजन रीजन लिया है। उसमें इसमें पूर्णिया में 24 सीटें हैं और पिछली बार एनडीए को यहाँ पर 12 सीटें मिली थी और महागठबंधन को 7 सीटें मिली थी, जबकि महागठबंधन का इलाका माना जाता है। लेकिन यहाँ जो खेल किया था पिछली बार एमआईएम ने किया था, उनको 5 सीटें मिली थी। तो ये ज़रा बताइए कि इस बार आपको क्यों लग रहा है कि पूर्णिया में जो है महागठबंधन को गेन हो सकता है? पूर्णिया में जो आपने जिले पकड़े, बता दूं, अररिया, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया। तो ये आप क्यों कह रहे हैं कि इस बार जो है इस जगह पर महागठबंधन को गेन दिख रहा है? देखिए, पिछली बार कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज जो वहां पर है, क्योंकि वहां पर मुस्लिम समाज की आबादी पूरे जोन में लगभग 46% है, तो मुस्लिम समाज में एक ये फीलिंग है, वन सेक्शन ऑफ मुस्लिम समाज में ये फीलिंग है कि एआईएमआईएम को हमने वोट दिया, उसकी वजह से भाजपा जीत गई या महागठबंधन की सरकार नहीं बनी। और क्योंकि एआईएमआईएम तमाम कोशिशों के बाद आज भी महागठबंधन में नहीं है, तो एक वोट कटर का रोल प्ले कर सकता है। इससे अच्छा है कि हम महागठबंधन को वोट करें, यानी एंटी बीजेपी वोट, एक लार्ज चंक ऑफ वोटर ये सोचता है अभी भी। लेकिन एआईएमआईएम के लिए सपोर्ट है, क्योंकि लोकसभा में भी अगर आप देखेंगे, लोकसभा में भी 2 सीटों पर एआईएमआईएम का कैंडिडेट लीड कर रहा था, है ना, वहां से। तो
वोटर अधिकार यात्रा में क्योंकि कोई भी बड़ा मुस्लिम लीडर सारे जोन्स में नहीं दिखा, यानी कॉमन फेस नहीं दिखा, जैसे अ, मुकेश साहनी या दीपांकर भट्टाचार्य या राजेश राम, तेजस्वी यादव, तो कॉमन फेस नहीं दिखा कैंपेन व्हीकल पर, तो कुछ मुस्लिम समाज में इस बात को लेकर के नाराजगी है और उनकी मांग भी है कि मुस्लिम समाज का डिप्टी सीएम होना चाहिए। क्यों मुकेश साहनी या राजेश राम जी की बात हो रही है, मुस्लिम समाज का दावा जो है वो ज्यादा बनता है। तो इस तरह की सोच रखने वाले लोग अभी भी एआईएमआईएम का सपोर्ट कर सकते हैं। यहां पर इंसिडेंटली अगर आप देखेंगे तो राजद जहां ज्यादा सीटों पे नहीं लड़ती, कांग्रेस लड़ती है। जी। कई बार जैसा आपने कहा 24 सीटों में से हाफ लगभग एनडीए के पास थी, 12 और 12 महागठबंधन और एआईएमआईएम के पास थी। तो पिछली बार क्या हुआ था कि लोगों का गुस्सा था कि कांग्रेस बार बार हारे हुए कैंडिडेट्स को ही रिपीट कर रही थी और एआईएमआईएम में कुछ फ्रेश चेहरे दिख रहे थे, तो एक प्रोटेस्ट वोट भी था ये, है ना। अब वहां पर जेडीयू भी बहुत सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट्स खड़ा करता है क्योंकि नीतीश कुमार का भी वहां थोड़ा बहुत सपोर्ट है। तो इस बार का गणित यह है कि अगर एआईएमआईएम और कांग्रेस या आरजेडी दोनों मजबूत कैंडिडेट खड़ा करें तो जेडीयू का मुस्लिम कैंडिडेट भी जीत सकता है या बीजेपी का हिंदू कैंडिडेट जीत सकता है, क्योंकि ये वोट डिवाइड होगा। तो वहां गणित थोड़ी कॉम्प्लेक्स है और वोटर यही देखेंगे कि भाई कौन मजबूत कैंडिडेट है, लेकिन मार्जिनल गेन्स यहाँ पर एमजीबी को दिख रहे हैं। ये एनडीए को तो यहाँ नुकसान नहीं होगा, लेकिन यहाँ महागठबंधन की सीटें बढ़ सकती है। और आपने जो बताया कि यहाँ पर आबादी इस क्षेत्र में 46% मुसलमानों की है, 14% दलितों की है और 20 सारी ही सीटों पर मतलब मुसलमानों की आबादी जो है 20% से अधिक है। तो ये जो गेन आप कह रहे हैं कि जो गेन होगा वो तो फिर एमआईएम की कीमत पर होगा, मतलब एमआईएम के सीटें घटेंगी और महागठबंधन की बढ़ेगी, लेकिन एनडीए को नुकसान नहीं होगा आपके हिसाब से यहाँ पे। क्योंकि वहां पर एक बात और देखने वाली बात है जो यात्रा में खुल करके आई कि जी। पूरे नॉर्थ बिहार में पोलराइजेशन काम करता है और साउथ बिहार में पोलराइजेशन का जोर कम है, यानी जातिवाद ज्यादा हावी है। और क्योंकि सीमांचल पूरे नॉर्थ बिहार में सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज है वहां पर, तो वहां पर पोलराइजेशन बहुत मजबूती से प्ले करता है। इसलिए हम देख रहे हैं कि वहां पर आधी सीटों पर पिछली बार भी एनडीए के कैंडिडेट जीते थे। अगर हम 2015 में भी जाएं और जेडीयू हालांकि उस वक्त महागठबंधन के साथ थी, लेकिन अगर जेडीयू और बीजेपी की सीटें ऐड कर दें तो भी 12 सीटें होती हैं 2015 में भी, अगर एडजस्ट करें जेडीयू और बीजेपी की सीटें। तो आप कह रहे हैं कि पूर्णिया में इस बार फायदा हो सकता है महागठबंधन को, लेकिन अब हम चलते हैं मगध में, जहां पिछली बार काफ़ी फायदा हुआ था। यहाँ पर मगध में 26 सीटें आती है, अरवल, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद और नवादा को आपने इसमें जोड़ा है। 26 में से 20 सीटें महागठबंधन को मिली थी और 6 सीटें मात्र एनडीए को मिली थी। तो यहाँ पर जो एक ही सीट है जहाँ पर मुसलमानों की आबादी 20% से अधिक है, इन सारे ज़िलों में दलितों की आबादी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो आपने डाटा दिया है कि दलितों की आबादी 31% है पूरे इन क्षेत्र में, और ऐसी 21 सीटें हैं, कुल 26 सीटें हैं, उसमें 21 सीटें ऐसी हैं जहाँ दलितों की आबादी 20% से अधिक है। तो पिछली बार जब आप कह रहे हैं यहाँ पर 20 सीटें मिली थी महागठबंधन को, तो इस बार आप क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पर महागठबंधन को नुकसान होगा और एनडीए को लाभ होगा? एक बात है सर कि यहाँ पर पिछली बार एलजेपी अलग लड़ी थी। एलजेपी एक बड़ा फोर्स है क्योंकि यहाँ पर दलित आबादी जो है वो 31% है ऑन एन ओवरऑल बेसिस। जी। अब एलजेपी के लड़ने से क्या हुआ था कि उसने एनडीए को यहाँ पर 8 सीटों पर नुकसान पहुंचाया था और महागठबंधन को 3 सीटों पर नुकसान पहुंचाया था। आश्चर्यजनक बात यह है कि 2010 में जिस जेडीयू ने इस 26 में से 16 सीटें जीती थी, जेडीयू को 2020 के चुनाव में यहां पर 0 सीटें आई थी। यहाँ एक समय पर जेडीयू का स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ करता था ये इलाका। तो लार्जली बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोट्स एनडीए को नुकसान पहुंचा था, पहली बात। दूसरी बात, लोकसभा में भी अगर आप देखेंगे तो महागठबंधन ने अच्छा किया, इस क्षेत्र में अच्छा किया है, मेंटेन किया है जो भी उन्होंने 2020 में किया था।
बट वो लार्जली कुछ कैंडिडेट स्पेसिफिक इश्यूज और कुछ जातियों की वजह से था। तो इस क्षेत्र में क्योंकि पीक पे था महागठबंधन, यहां पर उसकी कुछ सीटें कम हो सकती हैं। अगेन जब हम लॉसेस की बात कर रहे हैं तो सिग्निफिकेंट लॉसेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पे महागठबंधन ही अहेड है, लेकिन यहाँ पर मार्जिनल लॉसेस महागठबंधन को हो सकती हैं, लार्जली बिकॉज ऑफ लोजपा बैक इन एनडीए, तो जो गेम बिगाड़ा था वो नहीं, और दूसरा जो लोकसभा में कुछ जातियों में नाराजगी थी, वो थोड़ा बहुत वो मैटर जो है वो सॉल्व होता दिख रहा है। चूंकि चिराग पासवान अब एनडीए में आ गए हैं और इस क्षेत्र में 31% वोट जो है दलितों का है, तो इस आधार पे आप ये बात कह रहे हैं कि एनडीए को फ़ायदा होगा, लेकिन मतलब कितना फ़ायदा होगा? क्योंकि देखिए 20 सीटें बहुत बड़ा नंबर है 26 में से, और यहाँ अगर महागठबंधन को नुकसान हो गया तो फिर तो उसका पूरा बहुमत में आने का चांस कम हो जाएगा। क्वांटिफाई करना तो मुश्किल है क्योंकि क्वालिटेटिव रिपोर्ट है ये, बट जो फायदा है वो 5 सीटों से कम का ही रहेगा, मतलब सिग्निफिकेंट फायदा नहीं है ये। महागठबंधन को यहाँ नुकसान होगा, लेकिन फिर भी लीड में वही रहेगा, क्योंकि पिछली बार जो है यहाँ पर 6 सीटें मिली थी एनडीए को, और अगर घटती भी है सीटें तो 15 सीटें हो जाएंगी मगध में। मतलब एग्जैक्ट एनालिसिस नहीं है मेरे पास, लेकिन ये सीटों की संख्या 2-3 इसी इसी रेंज में घट सकती है, ज्यादा से ज्यादा 5 इस रेंज में, इससे ज्यादा नहीं घटती है। 2-3 ही आप मान करके चलिए, 5 इज ऑन अ हायर साइड एक्चुअली। तो अमिताभ, अब बात कर लेते हैं हम लोग मुंगेर जो क्षेत्र की। और मुंगेर क्षेत्र में जो सीटें थी पिछली बार 22 सीटें आती हैं आपके हिसाब से। आपने इसमें बेगूसराय, जमुई, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर और शेखपुरा को पकड़ा है, और 22 में से 11 सीटें पिछली बार मिली थी यहाँ पर एनडीए को, और 9 सीटें मिली थी महागठबंधन को। इस बार आप दिखा रहे कि कुछ गेन यहाँ पर महागठबंधन को इस क्षेत्र में हो सकता है। यहाँ पर भी जो दलितों की आबादी लगभग 20% है, मुसलमानों की आबादी लगभग 10% है, और ऐसी कोई सीट नहीं है मतलब जिसमें मुसलमानों की तादाद या वो इन्फ्लुएंस कर सके। हाँ, 6 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर दलितों की जो आबादी है वो 20% से अधिक है। तो ये क्षेत्र जो है अमिताभ, पिछली बार तो लगभग बराबरी का मुकाबला था, 11 और 9। तो इस बार आप कह रहे हैं कि मामूली गेन जो है महागठबंधन को मुंगेर क्षेत्र में हो सकता है। कि पिछली बार यहाँ पे आई थिंक क्लोज कॉन्टेस्ट अगर आप देखेंगे तो जी। काफी सीटें हैं, 5000 से कम की 12 सीटें हैं 22 में से, है ना। जी। और कुछ नाराजगी सिटिंग एमएलएस के खिलाफ है एनडीए जी। में, तो जो 11-9 और 2 था, हो सकता है 11, मतलब यहाँ पे भी जो गेन्स है वो मार्जिनल की हम बात कर रहे हैं, 1-2 सीटों की बात कर रहे हैं, तो बराबरी की पोजीशन है लार्जली जिस तरह पिछली बार थी, बट 11-9-2 की जगह हो सकता है 12-10, 11-11 इस रेंज में सीटें आ सकती हैं। लेकिन पिछली बार लोजपा का प्रभाव था, मतलब चिराग पासवान की पार्टी को तो यहाँ सीट भी मिली हुई है। लोजपा का प्रभाव है, तो लोजपा का प्रभाव जो एंटी इनकम्बेंसी सिटिंग एमएलएस के साथ है भाजपा के, उसको वो न्यूट्रलाइज करता है। हालांकि लोजपा का प्रभाव अगर देखें पिछली बार तो दोनों ही गठबंधनों को यहाँ पर बराबर का नुकसान उसने पहुंचाया था। यहाँ पर सीट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के लोजपा को कितनी सीटें मिलती हैं, जेडीयू कितनी सीटें मिलती हैं, लो लेवल करप्शन यहाँ एक मुद्दा है, यादव पॉपुलेशन भी यहाँ ठीक ठाक है, इन सब चीजों को मिला जुला करके मार्जिनल गेन्स महागठबंधन को यहाँ हो सकती है। अगेन मार्जिनल 1-2 सीटों। तो जी, तो अमिताभ, अगर हम बात करें भोजपुर क्षेत्र की, जहां से कुल 22 सीटें हैं, और आपने इसमें जो जिले बताए हैं रोहतास, भोजपुर, कैमूर और बक्सर बताए हैं, यहाँ पर भी दलितों की आबादी 22% से अधिक है, और पिछली बार 22 में से 19 सीटें महागठबंधन को मिली थी। मतलब सबसे अच्छा अगर प्रदर्शन मगध और महागठबंधन का रहा है वो मगध और भोजपुर में ही रहा था, क्योंकि 20 सीटें मिली थी मगध में, 26 में से महागठबंधन को, और भोजपुर में मिली है 22 में से 19 सीटें। मतलब लगभग आप मान लीजिए कि ये क्लीन स्वीप था उनका। तो इस बार आप कह रहे हैं कि जैसे आपने मगध के लिए कहा था, वैसे ही आप यहाँ कह रहे हैं कि महागठबंधन का नुकसान हो सकता है, और दूसरा आप ये कह रहे हैं कि ये चूंकि प्रशांत किशोर का अपना होम टाउन है, उनका अपना जिला है, अपना घर है यहाँ पर, तो ये भी एक फैक्टर यहाँ पर रहेगा। तो इस क्षेत्र में क्या लगता है आपको, भोजपुर में?
इस क्षेत्र में भी अगर आप देखें तो जेडीयू 0 पे पहुंच गई थी और लार्जली लोजपा ने अच्छा खासा नुकसान यहाँ पर 3 सीटों पर एनडीए को नुकसान पहुंचाया था। यहाँ बसपा का अच्छा जोर है क्योंकि ये क्षेत्र जो है वो जी। बनारस, मतलब जो ईस्टर्न यूपी है उससे बॉर्डर शेयर करता है, तो बसपा का इस क्षेत्र में अच्छा जोर है। मुझे लगता है बसपा का वोट परसेंट अलग से नहीं लिखा हुआ है, बट बसपा का इस क्षेत्र में अच्छा है, उसके कैंडिडेट्स 20,000 25,000 वोट लाते हैं। यहाँ पर पिछली बार कुर्मी समाज का जो वोट था वो कहीं ना कहीं बिखराव हुआ है काफी सीटों पर, और इस बार वो समाज लार्जली गोलबंद है एनडीए के फेवर में। और क्योंकि बेस इफेक्ट है लार्जली, क्योंकि अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट स्वीप था, तो क्योंकि लोजपा इधर है, कुर्मी समाज गोलबंद हुआ है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कुछ ब्राह्मण और ठाकुर कैंडिडेट्स भी जीते हैं पिछली बार, यानी उनको अपर कास्ट सपोर्ट भी पिछली बार मिला था, जो इस बार कम होने के संकेत हैं। तो यहाँ पर जो है मार्जिनल गेन्स भोजपुर में उसी संख्या में 2 से 3 की संख्या में एनडीए को हो सकता है, क्योंकि यहाँ माले की भी अच्छी स्थिति है, माले का भी जोर है। यहाँ पर मगध में भी अच्छी खासी उनकी प्रेजेंस है, यहाँ माले का भी अच्छा इम्पैक्ट है, लैंडलेस लेबर बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल रीजंस जो किशोर का जैसे आपने कहा कि ये अपना होम टाउन है, तो उनकी पार्टी को यहाँ कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये तो उनका सबसे स्ट्रांग एरिया में से एक है ये। उनकी पार्टी को फायदा होगा अगर वो डिसाइड करते हैं कि यहाँ से चुनाव लड़े। अगर आपको बीच में ध्यान होगा तो करहगर सीट की बात हो रही थी। हाँ, वो हमारे बिहार तक के कार्यक्रम में ही उन्होंने कहा था, वही बात हुई थी कि भाई मैं वहां से लड़ सकता हूँ। बहुत ही कॉम्प्लेक्स सीट है, अगर आप ये सीट देखें तो यहाँ पर ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट होता है ऑलरेडी, और बहुत ही कम मार्जिन से कैंडिडेट जीतता है। वहां पर जेडीयू और बसपा का के मजबूत कैंडिडेट ऑलरेडी हैं, तो इसीलिए वो बात अब कहीं आ नहीं रही है। रितेश पांडे करके एक भोजपुरी सिंगर है मेरे हिसाब से, शायद जी जी जी, एक्टर भी है। हैं, वो इस क्षेत्र से लड़ सकते हैं, पॉपुलर हैं। तो इस क्षेत्र में 10-12% उनका वोट है, जो कि बाकी के क्षेत्रों के 8 के 10% से ज्यादा हमें दिखता है। अब भागलपुर की बात कर लेते हैं हम लोग, अमिताभ। भागलपुर में 12 ही सीटें हैं, आपने जो 2 ही जिले पकड़े हैं इसमें, भागलपुर और बांका। और इसमें आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर पिछली बार का जो स्कोर था भागलपुर में था 9 एनडीए को मिली थी और 3 सीटें मिली थी महागठबंधन को। तो अब आप कह रहे हैं कि यहाँ पर भी मार्जिनल गेन जो है महागठबंधन को हो सकता है, और यहाँ पर जनसुराज का जो परफॉर्मेंस है वो उसके उम्मीदवार पर निर्भर करेगा कि वो कैसे उम्मीदवार देता है। तो यहाँ पर क्या नुकसान हो सकता है एनडीए को और महागठबंधन को फायदा हो सकता है? भागलपुर और इसमें बांका भी आता है, तो बांका का जिला जो है वो आपके झारखंड से बॉर्डर शेयर करता है। जी। यहाँ पर पिछली बार लगभग 4 या 5 सीटों पे कांटे की टक्कर थी और मार्जिन्स काफी कम थे। यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट नहीं दिख रहा हालांकि इसमें, तो आ, क्योंकि मार्जिन्स कम थे और एंटी इनकम्बेंसी एमएलए के खिलाफ है यहाँ पर, तो एक आधा सीट, 1-2 सीटें जो है इधर उधर हो सकती हैं, अगेन डिपेंडिंग अपॉन कैंडिडेट्स। अगर कैंडिडेट नहीं चेंज करती है एनडीए, जिन एमएलए के खिलाफ नाराजगी है, तो 1-2 लोग यहाँ पर हार सकते हैं। तो आप कह सकते हैं मार्जिनल गेन्स लार्जली बिकॉज ऑफ लोकल लेवल सीट डायनामिक्स यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जो कि कैंडिडेट अनाउंसमेंट के बाद हम और पुख्ता तरह से, अच्छी तरह से कह सकते हैं। तो अब सारण की बात कर लेते हैं। सारण में सीटें हैं 24। पिछली बार वहाँ एनडीए को मिली थी 9 सीटें और 15 सीटें मिली थी महागठबंधन को। तो इस बार आप अमिताभ ये कह रहे हैं कि यहाँ पर महागठबंधन को नुकसान हो सकता है, जैसे कि आपने कहा कि मगध में भी नुकसान हो सकता है या भोजपुर में भी हो सकता है। तो यहाँ भी 24 सीटें हैं और पिछली बार इन 24 सीटों में से 15 सीटें मिली थी। इसमें आपने गोपालगंज, सीवान और सारण की सीटें ली है। तो क्या लग रहा है इस बार महागठबंधन यहाँ नुकसान में रहेगा सारण क्षेत्र में? आप देखें तो स्टेटस को है, सारण यहाँ पे कोई खास नुकसान या बढ़त किसी को नहीं दिख रही है। यहाँ पर ये शहाबुद्दीन का एरिया है जो सीवान जी, एरिया है। गोपालगंज भी है इसमें। हाँ, इसमें गोपालगंज भी है। इसमें जी। उनके बेटे अभी
सक्रिय हैं। जी उनका नाम ओसामा है, सक्रिय हैं वो काफी अभी, और अभी राहुल गांधी वगैरह से भी मिले थे। तो यहाँ पर हिस्टोरिकली ट्रेडिशनली आरजेडी मजबूत रहा है। यहीं पर उनकी बेटी को हराया गया है, हराया जी था राजीव प्रताप रूडी ने। तो यहाँ पर लार्जली सिचुएशन जो है वो सिमिलर है सर, जैसा पिछली बार थी वैसा ही सिचुएशन है, स्टेटस को है। हम इसमें कोई गेन्स या लॉसेस अभी इस वक्त नहीं बता पा रहे। और बात कर लेते हैं अमिताभ। तो 21 सीटें हैं, इसमें आपने दो जिले पकड़े हैं, पटना और नालंदा। और यहाँ पर भी दलित आबादी करीब 22% है, मुस्लिम आबादी कम है, 7% है। और यहाँ पिछली बार लगभग बराबरी का मुकाबला था, 11 सीटें मिली थी एनडीए को और 10 सीटें मिली थी महागठबंधन को। लेकिन आप इस बार कह रहे हैं कि यहाँ एनडीए को फ़ायदा हो सकता है और महागठबंधन को नुकसान हो सकता है। जनसुराज का यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा फायदा पटना क्षेत्र में आप नहीं देख रहे हैं। पटना में भी मुझे जहां तक याद है सर, बैलेंस ही है इसमें भी जी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि तीन तरह की डायनामिक्स है। एक है कि रूरल जो क्षेत्र है वहां पर यादव आबादी अच्छी खासी है, यहाँ पर हम्म, अर्बन एरियाज में कायस्थ आबादी अच्छी खासी है। और जी क्योंकि अर्बन पॉकेट है तो दलित आबादी भी, क्योंकि जाकर के लोग गांवों से वहां बसते हैं और छोटे मोटे काम कर रहे हैं, वो आबादी भी है। तो पटना में आपका एक अर्बन क्षेत्र भी है जो कि पटना है, हम्म, नालंदा है जो कि आप कह सकते हैं रूरल क्षेत्र है। नालंदा जेडीयू का गढ़, नीतीश हम्म, कुमार का गढ़ है ये। और आज भी वो गढ़ जो है वो नीतीश कुमार का मेंटेन्ड है, डिस्पाइट जो भी बातें उनकी हेल्थ को लेकर के वगैरह हो रही हैं, वहां पर वो अच्छा खासा पॉपुलर है। तो क्योंकि तीनों ही दल यहाँ पे मजबूत हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं। जेडीयू में, सॉरी, नालंदा में मुझे लगता है 6 सीटें हैं, 7 हैं। तो आई थिंक 5-2 या 6-1 था जेडीयू के फेवर में। तो जेडीयू जी में मजबूत है, बीजेपी अर्बन पटना में मजबूत है, और रूरल में आपके वहां पर आरजेडी भी मजबूत है, क्योंकि यादवों की संख्या भी अच्छी खासी है। तो स्टेटस को ही है लार्जली, कैंडिडेट सिलेक्शन पे ही सब कुछ जो है वो यहाँ पर टिका हुआ है सर। तो जो सबसे बड़ा क्षेत्र है अमिताभ तिरहुत का, यहाँ पर 49 सीटें हैं और आपने इसमें जो जिले बताए हैं वो है ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली। तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। पिछली बार यहाँ पर 33 सीटें मिली थी एनडीए को और 16 सीटें मिली थी महागठबंधन को। आपका ये कहना है कि कमोबेश जो लीड पिछली बार तिरहुत ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी एनडीए की जीत में, क्योंकि जीत आप देखिए सिर्फ 15 सीट ही अधिक मिली थी। तो क्या इस बार भी तिरहुत एनडीए का साथ देगा या कोई बदलाव आएगा यहाँ पर? लोकसभा का भी रिजल्ट देखें तो तिरहुट में एनडीए की स्वीप रही है ना। जी वहां जी पर वहां पर अपर कास्ट पॉपुलेशन ठीक ठाक है, जी गुरुकुल प्लस कोयरी पॉपुलेशन भी ठीक ठाक है, यादव प्लस मुस्लिम पॉपुलेशन भी 25-26% लगता है मुझे, दोनों मिलाकर के है। जी आ, यहाँ पर हिंदुत्व या पोलराइजेशन भी काम करता है, और ये गढ़ रहा है कुछ एनडीए के स्टॉलवर्ट लीडर्स का। तो यहाँ पर आरजेडी या महागठबंधन जो है वो कोई खास सेंध नहीं मार पाई है। किसी कोई सीट पर कोई ऐसा कैंडिडेट या किसी जातियों में कोई ऐसा मूवमेंट देखते हुए नहीं मिल रहा है। प्रशांत किशोर ने यहीं से शुरुआत करी थी अपनी, मुझे लगता है मोतिहारी से ही हम्म, अपनी यात्रा या अपनी पार्टी का ऐलान किया था। हम्म, बट भोजपुर के कंपैरिजन में मुझे तो यहाँ पे सपोर्ट थोड़ा कम ही लगा, क्योंकि यहाँ पे चेहरे भी, जैसे भोजपुर में कुछ चेहरे भी उनके पास हैं, यहाँ पर ऐसे कोई बड़े चेहरे अभी तक दिख नहीं रहे लोगों को। तो डिपेंड करता है, कैंडिडेट अगर उनको मिल जाता है तो कैंडिडेट का ही खेल है अब सर, लार्जली जो है वो तीनों पार्टियों के लिए है। तो ज़्यादा बड़ा क्षेत्र है अमिताभ, दरभंगा जो आपने कहा है, जिसमें कि 30 सीटें हैं। दरभंगा की 10, समस्तीपुर की 10 और मधुबनी की 10। तो यहाँ पर मुस्लिम आबादी भी 10 सीटों पर 20% से अधिक है, दलित आबादी भी जहाँ ज़्यादा है। तो पिछली बार यहाँ पर एनडीए ने स्वीप किया था आप कह सकते हैं, क्योंकि 22 सीटें मिली थी एनडीए को और 8 सीटें मिली थी महागठबंधन को। तो इस बार भी आप कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई दरभंगा में भी कोई परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन देखने नहीं मिलने जा रहा है। जो है
जैसी स्थिति लगभग लगभग वैसे ही बनी रहेगी। लार्जली स्थिति वैसे ही दिखी सर, क्योंकि यहाँ पर भी पोलराइजेशन चलता है। यहाँ पर भी अपर कास्ट आबादी जो है वो ठीक ठाक है, 17-18% है। जी। यानी कुर्मी कोयरी आबादी भी ठीक ठाक है। और क्योंकि मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन 30% से ऊपर है यहाँ, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पोलराइजेशन भी काम करता है। तिरहुट में अगर आप देखें तो तिरहुट में एक बात रह गई कि बीजेपी का 1/3 टैली पिछली बार तिरहुट से ही आया था। यानी अगर बीजेपी की 75 सीटें थी तो 25 सीटें तिरहुट से आई थी। यानी वो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है तिरहुट क्षेत्र जो है, जो नॉर्थ बिहार का। दरभंगा में भी लार्जली सिचुएशन कुछ खास डिफरेंट नहीं है। कैंडिडेट्स अनाउंस होंगे सर, तब जा करके कुछ क्लैरिटी आ सकती है। और आखिर में बात कर लेते हैं अमिताभ, कोसी की, जहाँ 13 सीटें हैं, तो वहाँ पर आप कह रहे हैं कि यहाँ पर भी पिछली बार की तरह ही रहेगा, कोई परिवर्तन यहाँ पर देखने नहीं मिलेगा। 10 सीटें मिली थी एनडीए को और 3 सीटें मिली थी महागठबंधन को। पिछली बार भी जैसे आपने कहा कि वहाँ पर भी लोजपा ने नुकसान पहुँचाया था कम से कम 8 सीटों पर एनडीए को। तो इस बार चूंकि लोजपा एनडीए के साथ में है तो कोसी में फेवरेबल रहेगा एनडीए के लिए इस बार। मतलब नुकसान पहुंचाने के बाद भी एनडीए यहाँ पर भारी थी, यानी मार्जिन्स उनकी वजह से कम हुए थे। यहाँ ये फ्लड प्रोन एरिया है, तो जी। थोड़ी नाराजगी जरूर है फ्लड अफेक्टेड एरियाज में। जी। आप क्या कहते हैं, कॉम्पनसेशन रिहैबिलिटेशन को लेकर के। लेकिन ऐसा कोई मूलचूल परिवर्तन होता हुआ अभी नहीं दिख रहा है, क्योंकि एलजेपी जो है वो बफर दे देता है यहाँ पर दरभंगा, सॉरी, कोसी में एनडीए को। यहाँ थोड़ी नाराजगी जरूर है फ्लड इम्पैक्टेड एरियाज में, बट देखना पड़ेगा कि उसको कितना बुना पाती है महागठबंधन जो है। अब आखिर में मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो एलजेपी इस बार एनडीए के साथ आ रहा है वो एक उसको एज दे रहा है इस चुनाव में। अगर हम पूरे बिहार की बात करें तो एलजेपी का इधर आना फायदे का सौदा साबित हो सकता है एनडीए के लिए। देखिए, एलजेपी के आने से क्या है, 5% 6% वोट शेयर एट द स्टेट लेवल उनका फिक्स है, क्योंकि पासवान समाज में अभी भी चिराग पासवान ही उनके अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं। उनके चाचा का अभी भी कोई इतना सपोर्ट बेस नहीं है, तो ये ऐड हो जाता है एनडीए के वोट ब्लॉक में एट अ स्टेट लेवल। अब उससे क्या होता है कि आपको बफर दे देता है, तो थोड़ी बहुत नाराजगी, जो जो भी हम मार्जिनल लॉसेस की बात कर रहे हैं, चाहे वो मुंगेर हो, चाहे वो भागलपुर क्षेत्र हो, तो थोड़ी बहुत जो लॉसेस हो रहे हैं एनडीए को ड्यू टू एंटी इनकम्बेंसी, डिसग्रंटल्ड वोटर, या कुछ समाज जैसे एजुकेटेड ईबीसी एससी समाज महागठबंधन की तरफ देख रहा है, तो ये उसको बफर प्रोवाइड करता है, तो ये उसको न्यूट्रलाइज कर देता है टू अ लार्ज एक्सटेंट। ये 5-6% वोट शेयर जो उनका है। और क्योंकि महादलित समाज के भी, यानी मांझी समाज के भी, हम जो है पार्टी, वो भी इधर है, तो हालांकि दोनों वोट ब्लॉक्स में थोड़ा फ्रिक्शन है, बट क्योंकि दोनों ही एक ही गठबंधन में हैं, तो वोट ट्रांसफर उतना बड़ा इशू नहीं दिख रहा है अभी की डेट में। हाँ, सीट डिस्ट्रीब्यूशन में अगर इश्यूज होंगे तो वोट ट्रांसफर एक इशू हो सकता है। एलजेपी जब गठबंधन में रहती है, कितनी सीटें उसको मिलती हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। धन्यवाद अमिताभ इस बातचीत के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे इस इंडिया स्ट्रैटेजीज के संस्थापक अमिताभ तिवारी, जिन्होंने कि बिहार का 10 दिन दौरा किया है और उनका आकलन उन्होंने क्षेत्रवार बताया है, लेकिन जो बड़ी तस्वीर उभर कर आ रही है कि एनडीए को अभी भी मामूली बढ़त बनी हुई है। बिहार तक में बिहार किसका, ये कार्यक्रम देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।